क्लास गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। क्या सबको मेरी आवाज आ रही है? स्टार्ट करें। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्टार्ट कर सकते हैं। कैन वी स्टार्ट? बढ़िया। चलिए, इन द प्रीवियस लेक्चर्स हम लोगों ने सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में स्टडी किया, ठीक है। एंड हम लोगों ने म्यूचुअल इंडक्शन के बारे में भी स्टडी किया, ठीक है। इन दोनों के बारे में हमने स्टडी किया। सेल्फ इंडक्टेंस में आप एक ही कॉइल के बारे में चर्चा करते हो, उसी कॉइल के अक्रॉस आप बैटरी लगाते हो, उसी कॉइल के अक्रॉस आप एक रियोस्टैट लगाते हो, और आप उसी कॉइल में डेवलप होने वाले फ्लक्स को एल आई के बराबर बोलते हो, और ईएमएफ को एल माइनस एल डी आई बाई डी टी के बराबर बोलते हो। ये हमने पहले स्टडी किया हुआ है। जो एल है उसको कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस के नाम से हम जानते हैं। जब आप म्यूचुअल इंडक्टेंस पे आते हो तो आपके पास दो तरह की कॉइल्स आपके पास आ जाती हैं। बैटरी है आपके पास यहां पे एक रियोस्टैट है, इस तरफ आपके पास और एक बैटरी है, सॉरी और एक कॉइल है। यहां पे आप एक गैल्वेनोमीटर लगा लेते हो, ठीक है। होता यह है म्यूचुअल इंडक्टेंस के अंदर कि प्राइमरी कॉइल की तरफ जो चेंजमेंट्स आएंगे वो सेकेंडरी साइड में आपको दिखाई देंगे। यानी कि जो फ्लक्स प्राइमरी साइड में है वही फ्लक्स सेकेंडरी साइड में है। तो सेकेंडरी साइड का जो फ्लक्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्राइमरी साइड के करंट को। तो फ्लक्स एट द सेकेंडरी साइड कैन बी रिटन एज m टाइम्स ip। सबसे बड़ा डिफरेंस E बराबर माइनस एम डी आई पी बाई डी टी, ये आपका दूसरा फॉर्मूला। ये म्यूचुअल इंडक्टेंस का सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। वैसे ये फ्लक्स सेकेंडरी साइड का है तो ये ईएमएफ भी सेकेंडरी साइड का ही होगा। इस कॉइल को आप सेकेंडरी कॉइल बोलते हैं, इस कॉइल को आप प्राइमरी कॉइल बोलते हैं। सेकेंडरी कॉइल में जो ईएमएफ पैदा हो रहा है वो एक्चुअली डिपेंड कर रहा है प्राइमरी साइड के करंट में जो बदलाव आ रहा है, इसलिए टॉपिक का नाम म्यूचुअल है, ठीक है। ये दो बातें हमने पिछले दो लेक्चर में स्टडी कर ली थी। कोई डाउट है क्या इसके अंदर? इज इट क्लियर? एनी डाउट्स यू वांट टू आस्क? ऑल क्लियर? पक्का? सेल्फ इंडक्टेंस पे मैंने क्या बोला? सेल्फ इंडक्टेंस पे मैंने बोला कि फ्लक्स इसी कॉइल का, करंट इसी कॉइल में। यहां पे जो करंट आपका जा रहा है वो है I, और यहां पे जो करंट जा रहा है वो है I। इस करंट में बदलाव आएगा तो इस कॉइल के फ्लक्स में बदलाव आएगा, इसी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होगा। सो एवरीथिंग इज हैपनिंग इन दिस पर्टिकुलर कॉइल, दैट्स व्हाई यू कॉलिंग इट एज सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है। यहां पे किसी और के कॉइल में बदलाव आ रहा है, किसी ऑयल और के कॉइल के करंट में बदलाव आ रहा है, और किसी और कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। एम को हम कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। यस सपना? सपना बोलिए।
ठीक है, ठीक है। एनी डाउट्स यू वांट टू आस्क इनटू दिस क्लास? एनी मोर डाउट? सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस में लास्ट क्लास में आई थिंक आईफोन का एग्जांपल दिया था। क्या वो चीज आपके दिमाग में क्लियर है? क्या हमने देखा था कि आईफोन चार्ज कैसे करता है? यस सपना, क्या हमने देखा था म्यूचुअल इंडक्टेंस में आईफोन चार्ज कैसे होता है ना? आईफोन का चार्जर में अगर हम करंट में बदलाव करेंगे तो आईफोन में ईएमएफ डेवलप होगा, आईफोन चार्जिंग करने लग जाएगा। ठीक है, चलिए अब जो अगला टॉपिक आज हम देखने जा रहे हैं उसको बोला जाता है कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग। क्या बोला था इसको? कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग, जिसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल के से। ठीक है, अच्छी तरह से जरा मेरी बात सुनना। कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग का क्या मतलब है, क्या हम क्यों हम इस चीज को पढ़ रहे हैं, ध्यान से देखना। कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग आपको इस बारे में जानकारी देता है कि आपके दोनों के दोनों कॉइल्स कितनी अच्छी तरह एक दूसरे के कांटेक्ट में है। कांटेक्ट का मतलब मेरा ये नहीं है कि आपके दोनों के दोनों कॉइल्स एक दूसरे से टच में है। मैंने पहले ही क्लियर कर दिया था कि प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल एक दूसरे को टच नहीं करती है, दूर दूर रहती है। ठीक है, परंतु इन दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस होते हुए भी ये दोनों साथ में तो होने चाहिए ना। जैसे आईफोन के चार्जर में आपने देखा, हमने आईफोन को उस चार्जर के ऊपर रख दिया था, केप्ट द आईफोन ऑन दैट चार्जर, बराबर है ना? तो हम लोग क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग में हम लोग जो कपलिंग वर्ड है वो हम बोलते हैं ऐसे, बोथ द कॉइल्स आर कपल्ड। यस, बोथ द कॉइल्स आर कपल्ड। अब कपल्ड का मतलब प्लीज ये मत लीजिए कि दोनों के दोनों कॉइल्स को हम लोगों ने एक दूसरे के साथ लपेट दिया है। मतलब ऐसा नहीं है कि प्राइमरी कॉइल ऐसा है और उसी के अंदर सेकेंडरी कॉइल भी लपेट दिया है। कपल्ड का मतलब ऐसा नहीं है। कपल्ड का मतलब है कि दोनों एक दूसरे के बहुत ही पास में है। कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग आपको इस बात में जानकारी देता है कि वो कितने अच्छी तरह से कपल्ड है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि दो कॉइल्स कितनी अच्छी तरह से कपल्ड है, इससे हमें क्या लेना देना? अरे बहुत बड़ा लेना देना है। देखो, सबसे पहला पॉइंट, ठीक है, सबसे पहला पॉइंट होता है जब हम बोलते हैं परफेक्टली कपल्ड। परफेक्टली कपल्ड, नाउ व्हाट डज परफेक्टली कपल्ड मींस? परफेक्टली कपल्ड का मतलब होता है कि दोनों के दोनों इतनी बढ़िया तरह से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं कि जो फ्लक्स प्राइमरी साइड में पैदा हो रहा है वो पूरा का पूरा फ्लक्स सेकेंडरी साइड तक जा रहा है। सोचो, कॉइल्स का अच्छी तरह से कपल्ड होने से जो फ्लक्स है एक साइड का वो दूसरे साइड में अच्छी तरह से जाएगा। इसलिए कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग जैसी चीज इतनी इंपॉर्टेंट है। तो अगर कोई बंदा आपको यह बोलता है कि अरे यार ये दोनों कॉइल्स ना बहुत ही परफेक्टली कपल्ड है, इसका मतलब आपको क्या समझ में आया? इसका मतलब आपको यह समझ में आया कि जितना फ्लक्स प्राइमरी साइड में पैदा हो रहा है वो पूरा का पूरा फ्लक्स सेकेंडरी साइड तक जा रहा है। अगर प्राइमरी साइड का फ्लक्स पूरा का पूरा सेकेंडरी साइड तक जा रहा है तो आपका इसमें फायदा है। फायदा क्या है आपका इसमें? क्योंकि जब जब प्राइमरी साइड में डी फाई पी बाई डी टी होगा तो यार सेकेंडरी साइड में भी तो डी फाई एस बाई डी टी होगा। तो अगर प्राइमरी साइड का पूरा फ्लक्स सेकेंडरी साइड में जाता है तो जितना डी फाई बाई डी टी प्राइमरी साइड में होगा
उतना ही d∅dt सेकेंडरी साइड में होगा, और जितना ज्यादा d∅dt सेकेंडरी साइड में होगा उतना अच्छा ईएमएफ सेकेंडरी साइड में मिलेगा। अब आप जरा इस चीज को ऐसे सोच के देखिए, सेकेंड केस में हम लोग बोलते हैं लूजली कपल्ड। क्या बोलते हैं हम लोग सेकेंड केस में? लूजली कपल्ड। अब आपको समझ में आएगा कि लूजली कपल्ड में क्या होता है। लूजली कपल्ड में जितना फ्लक्स प्राइमरी साइड में पैदा होता है उतना फ्लक्स सेकेंडरी साइड तक नहीं पहुंच पाता, किसी भी रीजन की वजह से हो सकता है दोनों कॉइल के बीच में कुछ आ गया हो, या कोई भी प्रॉब्लम की वजह से प्राइमरी साइड में पैदा होने वाला फ्लक्स सेकेंडरी साइड तक नहीं पहुंच पाता, या फिर ऐसा समझ लीजिए कि प्राइमरी साइड का फ्लक्स सेकेंडरी साइड से ज्यादा है, या फिर सेकेंडरी साइड में पैदा होने वाला फ्लक्स आने वाला फ्लक्स प्राइमरी साइड से काफी कम है। यानी कि प्राइमरी कॉइल से बहुत कम फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल तक जाता है। तो अब क्या हो जाएगा? अगर प्राइमरी साइड में d∅dt हुआ तो ऑब्वियस सी बात है वो बराबर नहीं होगा सेकेंडरी साइड के d∅dt के, और सेकेंडरी साइड का d∅dt की वैल्यू बहुत ही कम होगी, क्योंकि यार फ्लक्स ही कम है तो d∅dt भी तो कम ही होगा। इसका डायरेक्टली इफेक्ट पड़ेगा सेकेंडरी साइड के पैदा होने वाले ईएमएफ पे, क्योंकि हमने पहले ही लेंसेज लॉ, पहले ही हमने फैराडेज लॉ पढ़ रखा है, जितना ज्यादा अच्छे से d∅dt होता है उतना ज्यादा ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। तो आप जब म्यूचुअल इंडक्शन करने की कोशिश करेंगे तो आप इस बात का ख्याल रखें कि आपके जो कॉइल्स हैं वो परफेक्टली कपल्ड होने चाहिए, लूजली कपल्ड नहीं होने चाहिए। अगर आपके कॉइल्स परफेक्टली कपल्ड हैं तो बराबर से फ्लक्स प्राइमरी से सेकेंडरी की तरफ जाएगा, जितना फ्लक्स प्राइमरी में बदलाव देगा उतना ही फ्लक्स सेकेंडरी में बदलाव देगा, और अच्छा खासा ईएमएफ आपको सेकेंडरी पे पैदा होते हुए मिलेगा। इसलिए जब हम आईफोन की चार्जिंग कर रहे हैं, तो आईफोन को हम लोग चार्जर के ऊपर रख रहे हैं, रखने की वजह से परफेक्टली कपल्ड का सिचुएशन हाजिर हो रहा है। आप आईफोन को उस चार्जर के ऊपर ऐसा तैरते हुए मत रखो, टच करके रखो। जब आप उन दोनों को टच करोगे तो परफेक्टली कपल्ड वाली सिचुएशन क्रिएट होगी। पर अगर आप टच नहीं कर रहे, आप उस चार्जर के ऊपर आईफोन को सिर्फ ऐसे लहरा रहे हो, भले पास में से लहरा रहे हो, तो क्या आईफोन चार्ज होना शुरू हो जाएगा? नहीं होगा आईफोन चार्ज होना शुरू, क्योंकि लूजली कपल्ड के फिनोमेना में आप आ रहे हो। आई आपको बात समझ में? आईफोन के एग्जांपल से समझ में आया लूजली कपल्ड और परफेक्टली कपल्ड कितना इंपॉर्टेंट है? एवरीबॉडी इज अंडरस्टैंडिंग व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट? ठीक है, चलो फटाफट रिप्लाई दो मुझे। क्या सब लोग को समझ में आ रहा है? पक्का? कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग क्यों पढ़ रहे हैं? व्हाई वी आर स्टडीइंग कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग? के की वैल्यू से हम पता लगा सकते हैं कि परफेक्ट कपल्ड है या लूजली कपल्ड है। इस के की वैल्यू यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग की वैल्यू से हम इस बात का पता लगा सकते हैं कि परफेक्टली कपल्ड कैटेगरी में हम आते हैं कि लूजली कपल्ड कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो अब फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है के का m अपॉन अंडर रूट ऑफ L1 L2। ये आपका के का फॉर्मूला है। इसमें m क्या है क्लास? m है आपका कोएफिशिएंट ऑफ
म्यूचुअल इंडक्शन। याद आया? L1 L2 क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। ये फॉर्मूला देखते ही बच्चे के दिमाग में आता है एक डाउट। बच्चा बोलता है कि सर, हम तो म्यूचुअल इंडक्शन की बात कर रहे हैं, हम लोग तो ऐसे बात कर रहे हैं कि दोनों के दोनों कॉइल म्यूचुअल इंडक्शन के केस में है, तो यहां पे सेल्फ इंडक्शन कहां से आ गया? अरे बाबा, दोनों कॉइल भले ही म्यूचुअल इंडक्शन कर रहे हैं, पर उन दोनों कॉइल्स का अपना अपना सेल्फ इंडक्शन भी तो होगा, है ना? एक कॉइल का अपना सेल्फ इंडक्शन होगा कि नहीं होगा? तो L1 जो है वो पहले वाले कॉइल का सेल्फ इंडक्शन है, L2 दूसरे वाले कॉइल का सेल्फ इंडक्शन है। अगर आपने इस फॉर्मूले में पुट किया तो आपको K की वैल्यू मिल जाएगी, और M की वैल्यू निकालने के फॉर्मूले मैंने पहले ही लिख दिए। यहां से आप M निकाल सकते हो, यहां से आप M निकाल सकते हो, यहां से आप L निकाल सकते हो। तो जब आप इस फॉर्मूले में पुट करोगे तो आपको K की वैल्यू मिलेगी। अगर आपकी K की वैल्यू बराबर 1 है तो इसको परफेक्टली कपल्ड कहा जाता है। सॉल्व करने के बाद अगर K की वैल्यू 1 आई तो इसको परफेक्टली कपल्ड बोलेंगे। अगर K की वैल्यू लेस देन 0.5 आई तो इसको लूजली कपल्ड वाले कैटेगरी में हम देखते हैं। और अगर K की वैल्यू समझो ग्रेटर देन 0.5 आई पर 1 से कम आई तो इसको टाइटली कपल्ड के नाम से जाना जाता है। यानी कि ना तो बुरा ना तो अच्छा। ये 3 केसेस आपको पता होने चाहिए। तो आप कौन से केस में रहना चाहते हैं? आप इस वाले केस में रहना चाहते हैं, परफेक्टली कपल्ड की केस में आप रहना चाहते हैं। तो अगर K की वैल्यू 1 आ जाए तो भाई अपना काम हो जाए, म्यूचुअल इंडक्शन सबसे बढ़िया। 1 से ज्यादा नहीं आएगा, 1 से ज्यादा नहीं आएगा। रेशियो है, क्या कभी रेशियो 1 से ज्यादा आता है? क्या कभी कोई रेशियो 1 से ज्यादा आता है? जब भी आप कोई डिवाइड करते हो तो दो लोगों का रेशियो लेते समय वो 1 के अंदर ही आएगा ना, या तो 1 आएगा। बराबर है? कितने लोग को बात समझ में आई? कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग का मतलब कितने लोगों को समझ में आया? किशन का सवाल है, क्या 1 पॉसिबल है? 1 पॉसिबल नहीं है, 1 से कम ही आता है। ठीक है? एनी डाउट्स यू वांट टू आस्क इन कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग? सब लोगों के दिमाग में यह सवाल क्लियर है कि कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग यानी कि के हमने क्यों पढ़ा? हमें इस टॉपिक का महत्व क्या पता चला? हमें इस टॉपिक का महत्व यह पता चला कि इससे हम यह बता सकते हैं कि हमारी कॉइल्स परफेक्टली कपल्ड हैं कि लूजली कपल्ड है। और परफेक्टली कपल्ड और लूजली कपल्ड से हमें यह समझ में आएगा कि प्राइमरी साइड में जो भी बदलाव आ रहे हैं, क्या वो बदलाव पूरे के पूरे सेकेंडरी साइड में जा रहे हैं? इस बात का हमें पता चलेगा। इसी टॉपिक के साथ हम शुरू करते हैं हमारा अगला टॉपिक, जिसका नाम है ट्रांसफॉर्मर, जो कि है बहुत ही इंपॉर्टेंट। ट्रांसफॉर्मर म्यूचुअल इंडक्शन के बेसिस पे ही काम करता है। पर ट्रांसफॉर्मर दिखता कैसे है, जरा वो हम लोग एक बार देख लेते हैं। कि अगर आप रियल लाइफ में ट्रांसफॉर्मर देखना चाहते हैं तो उसका बेसिक स्ट्रक्चर कैसा है, जरा मैं आपको बता देता हूं। ये होता है आपके ट्रांसफॉर्मर का बेसिक स्ट्रक्चर। अब आप सोच रहे होंगे सर क्या बना रहे हैं भाई?
क्या बना रहे हो, समझाता हूं। ये जो कॉइल आप यहां पे देख रहे हो, इसको बोला जाता है प्राइमरी कॉइल। ये जो कॉइल आप यहां पे देख रहे हो, इसको बोला जाता है सेकेंडरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल को जिस पे लपेटा गया है, उस चीज को बोला जाता है कोर या फिर आयरन कोर। डायग्राम बिल्कुल म्यूचुअल इंडक्शन जैसा ही है, बस फर्क इतना है कि म्यूचुअल इंडक्शन में दोनों कॉइल्स के बीच में कुछ नहीं था, दोनों कॉइल को किसी के ऊपर लपेटा नहीं गया था, सिर्फ और सिर्फ दोनों कॉइल्स को ऐसे रखा गया था। अब इसमें क्या हो रहा है, दोनों के दोनों कॉइल्स को एक आयरन कोर के ऊपर लपेटा गया। क्यों लपेटा गया, क्या फायदा है इस चीज का, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ट्रांसफॉर्मर कहां लगा होता है, ट्रांसफॉर्मर लगा होता है आपके सोसाइटी में। सोसाइटी में इधर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से आने वाली इलेक्ट्रिसिटी लगी होती है, इनपुट बोल देता हूं, और इधर इधर आपका घर होता है। ट्रांसफॉर्मर क्या करता है, कैसे काम करता है, क्या इसमें चीजें हैं, सब समझ में आएगा। पर फिलहाल मैं थोड़ा ट्रांसफॉर्मर क्या करता है, कैसे करता है, जरा इसकी डिमांड आपके सामने क्रिएट कर देता हूं। उसके बाद इस डायग्राम पे वापस आता हूं, तब आपको ये डायग्राम बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। सबसे पहले कुछ एग्जाम्पल्स आपके दिमाग में फिट कर देता हूं, उसके बाद आपको चीजें समझ में आएंगी। आपको पता होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट होता है, वो तकरीबन 10,000 वोल्ट्स आपके घर के आजू बाजू सप्लाई करता है। पर आपका जो खुद का घर है, उसको तो सिर्फ 240 वोल्ट्स की जरूरत पड़ती है। अब सवाल यह उठता है कि अगर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट 1000 वोल्ट सप्लाई कर रहा है और आपके घर पे 240 वोल्ट की ही रिक्वायरमेंट है, तो ऐसा कैसे होता है कि आपके घर पे 240 आता है जब सप्लाई 1000 होता है। अब आप मुझसे यह भी सवाल पूछ सकते हो कि सर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट 1000 वोल्ट क्यों भेजता है। देखो, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट आपके घर के बाजू में नहीं है। इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट बहुत बड़ी जगह पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, शहर से दूर भी हो सकता है। इतने दूर से अगर इतना कम वोल्टेज वायर के थ्रू भेजा जाएगा, तो वो हीट प्रोड्यूस करके वो वोल्टेज लॉस हो जाएगा। तो इसलिए इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट इतना ज्यादा वोल्टेज सप्लाई करता है ताकि अगर कुछ लॉस भी हो जाए तो भी आपके घर तक अच्छा खासा वोल्टेज पहुंचे। पर सवाल यह है कि अगर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट 1000 या 10,000 वोल्ट भेजता है तो आपके घर में 240 वोल्ट कैसे आ जाता है? क्योंकि इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट और आपके घर के बीच में एक बंदा लगा हुआ है जिसका नाम ट्रांसफॉर्मर है। ट्रांसफॉर्मर वोल्टेज को स्टेप अप करने के काम पे आता है, या फिर वो वोल्टेज को स्टेप डाउन भी कर सकता है। जैसे कि अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ स्टेप डाउन। स्टेप डाउन करने का मतलब 10,000 वोल्ट को कम करके 240 वोल्ट बना देना, इसको बोला जाता है स्टेप डाउन। क्या बोला जाता है इसको? स्टेप डाउन। आपने क्या किया, आपने 10,000 वोल्ट्स को कम करके 240 बना दिया। किसके मदद से बनाया? ट्रांसफॉर्मर की मदद से बनाया।
एक और स्टेप डाउन का एग्जांपल देता हूं जो आप रेगुलरली अपने घर पे इस्तेमाल करते हैं। एक और स्टेप डाउन का एग्जांपल देता हूं। आपके मोबाइल का चार्जर, आपको पता है आपके मोबाइल का जो चार्जर है वो स्टेप डाउन है। सोच के देखिए, आपके घर पे, आपके घर पे, आपका घर 240 वोल्ट पे आता है। कितने पे आता है? 240 वोल्ट। और यहां है आपका मोबाइल। आपके मोबाइल को 240 वोल्ट लगता है? आपके मोबाइल को चार्ज होने के लिए सिर्फ 10 वोल्ट लगता है, 10 वोल्ट। 5 से 10 वोल्ट है, 10 वोल्ट भी ज्यादा बोल दिया मैंने, पर मैं 10 वोल्ट एग्जाम्पल के लिए पकड़ रहा हूं। अगर आपका मोबाइल डायरेक्टली 240 वोल्ट पे कनेक्ट कर दिया जाए तो ब्लास्ट हो जाएगा। आपके मोबाइल को इतना चाहिए ही नहीं। तो आप अपने घर के सॉकेट में अपना चार्जर कनेक्ट करते हो इस तरह से, चार्जर से एक वायर निकाल के मोबाइल में कनेक्ट करते हो। ये जो चार्जर है ना, ये है आपका स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। आपके दिमाग में जब ट्रांसफॉर्मर वर्ड आता है ना, तो सब लोग के दिमाग में ट्रांसफॉर्मर क्या आता है? सोसाइटी के बाहर ऐसा बड़ा बड़ा ट्रांसफॉर्मर लगा होता है। आपको लगता है ट्रांसफॉर्मर बहुत बड़े बड़े होते हैं। अरे तुम लोग रोज ट्रांसफॉर्मर यूज करते हो। ये जो तुम्हारे बैटरी का जो चार्जर का ये है ना पिन, जो चार्जर का सॉकेट होता है जहां पे तुम लगाते हो, ये वो तुम्हारा ट्रांसफॉर्मर है। 240 वोल्ट को कम करके तुम्हारे मोबाइल को 10 वोल्ट में देता है। इमेजिन करो। बराबर? यस, एडाप्टर, एडाप्टर। पर आदित्य, जितना करंट फ्लो होना है, करंट के लिए वोल्टेज भी तो कम करना पड़ेगा। अगर आपके मोबाइल को, अगर आपके मोबाइल को 1-2 एम्पियर लगता है, तो 1-2 एम्पियर सप्लाई करने के लिए वोल्टेज कम करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? तो वोल्टेज कम करने का काम कौन करेगा? वोल्टेज कम करने का काम आपका ट्रांसफॉर्मर करेगा। तो ये एग्जाम्पल हो गया स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर का। तो एक्चुअल में अगर मैं ट्रांसफॉर्मर का डायग्राम आपको समझाऊं, तो ट्रांसफॉर्मर में यहां पे आपका 240 वोल्ट आपके घर का, और इधर आपका मोबाइल लगा हुआ है, यहां मिलता है 10 वोल्ट। तो ये हो गया आपका इनपुट और ये हो गया आपका आउटपुट। ट्रांसफॉर्मर में आपने 240 वोल्ट दिया, आउटपुट में आपको 10 वोल्ट मिला। यहां आपका घर है, यहां आपका मोबाइल है। कितने लोगों को स्टेप डाउन का मतलब समझ में आ रहा है? कितने लोगों को समझ में आ रहा है कि ट्रांसफॉर्मर एक्चुअल में एक हायर वोल्टेज को लोअर वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है? कैसे करता है अभी पढ़ेंगे, हमने वो पढ़ा नहीं है कैसे करता है। सिर्फ इतना मैं पूछ रहा हूं, समझ में आ रहा है क्या? हाँ या ना? डन है? क्लियर? पक्का? ठीक है। सेकंड एग्जांपल ध्यान से देखना। सेकंड एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर का। क्या है सेकंड एग्जांपल? स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। जरा गेस करके बताएंगे स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर क्या करता होगा? कितने लोग मुझे गेस करके बता सकते हैं कि स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर क्या करता होगा? लोअर वोल्टेज को हायर वोल्टेज में कन्वर्ट करता होगा। बराबर है? यानी कि अगर ये ट्रांसफॉर्मर है, ये आपकी प्राइमरी कॉइल, ये आपकी सेकेंडरी कॉइल, अगर यहां पे आपने लोअर वोल्टेज लगाया तो यहां आपको हायर वोल्टेज मिल जाएगा। मतलब इनपुट पे अगर लोअर वोल्टेज लगाया तो आउटपुट पे हायर वोल्टेज मिल जाएगा। प्राइमरी कॉइल में एक चीज कनेक्ट करो, सेकेंडरी कॉइल में जिस भी चीज को कनेक्ट करोगे उसको हायर वोल्टेज मिल जाएगा। एग्जाम्पल दू, एग्जाम्पल दू। आप जानते हो, आप जानते हो, अगर हम बात कर रहे हैं कार की,
तो कार में एक 12 वोल्ट का सॉकेट होता है जिससे आप मोबाइल वगैरह चार्ज कर सकते हो, पता है आपको? यस, सबको पता है कार में एक 12 वोल्ट का सॉकेट होता है, जिस सॉकेट में आप एक बुलेट पिन ऐड करते हो जिससे आप मोबाइल वगैरह चार्ज कर सकते हो। एवरीबडी नोज दिस। आपके कार की जो बैटरी होती है उसी से आप अपना मोबाइल वगैरह चार्ज करते हो, सब लोग को ये बात पता है। आप जानते हो क्या, आप इस बंदे की मदद से आप आपका लैपटॉप तक चार्ज कर सकते हो। अब आप बोलोगे सर नामुमकिन, मुमकिन है। आपके लैपटॉप को चार्ज होने के लिए हायर वोल्टेज लगता है। कितना लगता है चलो जाने दो, ऐसा समझ लो 240 वोल्ट लगता है आपके लैपटॉप को चार्ज होने के लिए। आप अपने कार में यश यश वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट डीसी टू एसी। मैं फिलहाल उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं फिलहाल सिर्फ इसके बारे में बात कर रहा हूं, हायर लोअर वोल्टेज टू हायर वोल्टेज। बस आई एम नॉट कंफ्यूजिंग यू कि लोअर वोल्टेज हायर था, हायर वोल्टेज लोअर वोल्टेज डीसी था, हायर वोल्टेज एसी है, हम उसके बारे में बात नहीं कर। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द कन्वर्जन ऑफ अ डीसी टू एसी, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट रेक्टिफायर्स, वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, so please understand, in transformer we are only converting a lower voltage to a higher voltage, that's it। ठीक है, आपको वो डिवाइस देखना चाहिए, वो डिवाइस की मदद से आप, अगर उस डिवाइस को आप लैपटॉप में रखते हो, वेट अ मिनट, कितने लोग को मेरा लैपटॉप का स्क्रीन दिखाई दे रहा है? amazon.in का साइट मैंने ओपन किया है, क्या आपको दिख रहा है? क्या आपको अभी दिख रहा है? दिखा? ये दिख रहा है, टार्गुस 200 वॉट एसी ऑटोमेटिव पावर इन्वर्टर यूएसबी फास्ट चार्जिंग। इस चीज को कार का जो 12 वोल्ट का सॉकेट है ना, उसमें कनेक्ट करो। कहां कनेक्ट करो? कार के 12 वोल्ट के सॉकेट में इसको कनेक्ट करो। कैसे कनेक्ट करोगे? ये देखो, एक वायर है, दिखाई दिया ये वायर? ठीक है, इस वायर को जब तुम कनेक्ट करोगे तो ये देखो, दिख रहा है थ्री थ्री पिन का सॉकेट दिख रहा है? आर यू एबल टू सी अ थ्री पिन का सॉकेट? दिखा? थ्री पिन का सॉकेट दिखा? ये देखो यहाँ पे थ्री पिन का सॉकेट है, दिख रहा है? यहां पे तुम्हारा लैपटॉप कनेक्ट करके चार्ज कर सकते हो। इमेजिन, ये देखो, ये देखो, ये दिखा? इसको कार में कनेक्ट करते हैं, बुलेट पिन बोलते हैं इसको। ये कार के 12 वोल्ट के सॉकेट में जाता है, दिखाई दिया? दिखाई दिया सबको? जो मैंने ब्लू कलर में जूम करके आपको दिखाया है, ये कार के 12 वोल्ट के सॉकेट में जाता है, और यहां पे ऊपर आपने अपना लैपटॉप कनेक्ट करना है। सिर्फ और सिर्फ 3,500 रुपए में आता है। हमारा मुद्दा वो नहीं है, हमारा मुद्दा ये है कि ये करता ऐसे कैसे, इस चीज को क्या बोला जाएगा, इस चीज को क्या बोला जाएगा? लोअर वोल्टेज मतलब 12 वोल्ट कार से ले रहा है, और तुम्हारे लैपटॉप को समझो 200 वोल्ट दे रहा है। अगर वहां पे रीडिंग आपने पढ़ा, 200 वोल्ट का रीडिंग था, अमेजोन में 200 वोल्ट लिखा हुआ था, 200 वैट लिखा है, 200 वोल्ट समझ लो। चलो, कौन कर पा रहा है ऐसा? ट्रांसफॉर्मर कर पाता है ऐसा। तो ये कौन सा कैटेगरी में आ गया? ये आ गया स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर के कैटेगरी में। सो क्लास, ट्रांसफॉर्मर एक ऐसा डिवाइस है, ट्रांसफॉर्मर एक ऐसा डिवाइस है जो आपके लोअर वोल्टेज को हायर में कन्वर्ट कर सकता है, जिसको आप
स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर के नाम से जानेंगे, या हायर वोल्टेज को लोअर वोल्टेज में कन्वर्ट कर सकता है, जिसको आप स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर के नाम से जानेंगे। ठीक है। ट्रांसफॉर्मर के काम करने का तरीका इस बात पे डिपेंड करता है कि ट्रांसफॉर्मर के प्राइमरी और सेकेंडरी साइड में कितने कॉइल्स हैं। जैसे कि अगर आप प्राइमरी साइड में नंबर ऑफ कॉइल्स ज्यादा रखें और आप सेकेंडरी साइड में नंबर ऑफ कॉइल्स के टर्न कम रखें, टर्न टर्न ये आपने टर्न कम रखे, डायग्रामेटिकली बिल्कुल ध्यान से देखिए, ये है एन पी, ये है एन एस। साफ दिख रहा है कि प्राइमरी साइड में ज्यादा टर्न है, सेकेंडरी साइड में टर्न कम है, तो ऐसा हो गया। प्राइमरी साइड के टर्न्स कॉइल के ज्यादा हैं, सेकेंडरी साइड में कॉइल के टर्न्स कम हैं। तो इससे क्या होता है, प्राइमरी साइड का जो फ्लक्स है और जो सेकेंडरी साइड का फ्लक्स है वो बराबर नहीं रहता। क्या हो जाता है, नंबर ऑफ टर्न्स अगर प्राइमरी साइड में कम है तो प्राइमरी साइड का फ्लक्स भी ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। और हमने पहले बहुत बार यह चीज डिस्कस की है कि नंबर ऑफ टर्न्स और फ्लक्स दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ये जो बीच में आपको कोर नजर आ रहा है, इस कोर का काम ही यही है कि सपोज कीजिए कि आपने यहां पे यानी कि इनपुट साइड में 240 वोल्ट लगाया, तो यहां से कुछ करंट पास होगा, यहां पे कुछ फ्लक्स पैदा होगा जिसको आप 5P बोलोगे। ये फ्लक्स इस कोर की मदद से सेकेंडरी साइड में ट्रैवल करता है। मतलब जो कोर आपको यहां पे दिखाई दे रहा है, उस कोर का काम है फ्लक्स को एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रांसफर करना। नॉर्मल म्यूचुअल इंडक्शन में क्या हो रहा था कि दोनों कॉइल्स को इतना पास में रखा हुआ था कि फ्लक्स ऑटोमेटिकली यहां से वहां चले जाता था। पर ट्रांसफॉर्मर जैसे डिवाइस में हम ऐसा नहीं करते, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर जैसे डिवाइस में हम हैवी वोल्टेज के साथ डील कर रहे हैं, तो दोनों कॉइल्स को इतने पास में रखना अच्छी बात नहीं है। इसलिए दोनों कॉइल्स बहुत दूर होते हैं, पर फ्लक्स एक जगह से दूसरी जगह तक कैसे जाएगा, इस कोर के अंदर से ट्रैवल होके जाएगा। और ये कोर बना होता है किसका, आयरन का। तो आयरन में से फ्लक्स ट्रांसफर होता है। कोर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफर ऑफ फ्लक्स। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपने दिमाग में रखना है। अब मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनना, लिसन वेरी वेरी केयरफुली। समझो कि प्राइमरी साइड में 5P नाम का फ्लक्स पैदा हुआ। तो प्राइमरी साइड में अगर 5P नाम का फ्लक्स पैदा हुआ, 5P नहीं, हम टोटल फ्लक्स कितना मानेंगे, NP इंटू 5P, नंबर ऑफ टर्न्स मल्टीप्लाइड बाय फ्लक्स, बराबर। तो टोटल फ्लक्स जो है वो इस कोर से ट्रैवल करके पहुंचेगा कहां पे, सेकेंडरी साइड में। और प्राइमरी साइड का फ्लक्स बोलेगा, देख मैं कोर से ट्रैवल होके तेरे पास पहुंच गया। तो सेकेंडरी साइड का बंदा क्या बोलेगा, सेकेंडरी साइड का बंदा बोलेगा कि यार जितना भी तू फ्लक्स लेके आया है, मैं उतना फ्लक्स मेरे पास नहीं रख सकता। तो प्राइमरी वाला बोलेगा क्यों बे, तो सेकेंडरी वाला बोलेगा अबे तेरे पास ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स हैं, मेरे पास इतने नंबर ऑफ टर्न्स है ही नहीं। तो मैं जो फ्लक्स रख सकता हूं वो सिर्फ NS इंटू 5S रख सकता हूं। अगर सेकेंडरी साइड के नंबर ऑफ टर्म्स घट जाएंगे
तो सेकेंडरी साइड का फ्लक्स भी घट जाएगा। और हालांकि phi p बराबर phi s है, ये बात सत्य है, पर यार नंबर ऑफ टर्न्स तो कम है ना। इस चीज को एक एग्जांपल से समझते हैं तो शायद आपको बेटर समझ में आ जाए। सपोज करो प्राइमरी साइड में जो फ्लक्स पैदा हुआ वो पैदा हुआ 10 वेबर। प्राइमरी साइड में जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो है 10। तो टोटल फ्लक्स प्राइमरी साइड में कितना आया? टोटल फ्लक्स प्राइमरी साइड में आया नंबर ऑफ टर्न्स मल्टीप्लाइड बाय फ्लक्स, यानी कि 100 वेबर। ये टोटल फ्लक्स आया किधर? प्राइमरी साइड में। अब ये फ्लक्स ट्रैवल होके पहुंचेगा सेकेंडरी साइड में। आप इतना जानते हैं ना, जितना फ्लक्स प्राइमरी का होता है उतना ही फ्लक्स सेकेंडरी का होता है। तो सेकेंडरी का फ्लक्स कितना है? 10 वेबर। परंतु अगर मैं आपको बोलूं कि सेकेंडरी साइड के नंबर ऑफ टर्न्स सिर्फ और सिर्फ 5 है, तो टोटल फ्लक्स कितना हुआ सेकेंडरी साइड का? नंबर ऑफ टर्न्स ऑन सेकेंडरी साइड मल्टीप्लाइड बाय फ्लक्स ऑन द सेकेंडरी साइड। कितना आया आंसर? 50 वेबर। अब मुझे एक बात बताओ, गलती किसकी? क्या पूरा का पूरा फ्लक्स सेकेंडरी साइड में पहुंचा था? बिल्कुल सही पहुंचा था, गलती नहीं है। ये तो हमारे लिए एक अच्छी बात है। नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी साइड में कम थे, इसलिए ऑटोमेटिकली टोटल फ्लक्स सेकेंडरी साइड का कम हो गया। और अगर सेकेंडरी साइड का टोटल फ्लक्स कम हो गया तो सेकेंडरी साइड का ईएमएफ भी ऑटोमेटिकली कम ही आएगा। किसके मुकाबले? प्राइमरी साइड के मुकाबले सेकेंडरी साइड का ईएमएफ कम ही आएगा। तो अगर प्राइमरी साइड में 240 वोल्ट है तो आपको सेकेंडरी साइड में 240 वोल्ट से कम ही मिलेगा। इसको ही तो बोलते हैं स्टेप डाउन। तो जब आप स्टेप डाउन करते हैं तो आप सेकेंडरी साइड में नंबर ऑफ टर्न्स को घटा देते हैं। नंबर ऑफ टर्न्स को घटाने से सेकेंडरी साइड में जो आपको ईएमएफ मिल रहा है वो ऑब्वियसली 240 से कम ही आएगा। तो पूरा गेम कहां पे है? पूरा गेम है नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर। ये जो मैं स्टोरी आपको सुना रहा हूं, ये स्टेप डाउन की स्टोरी सुना रहा हूं। फटाफट स्टेप अप की स्टोरी सुनते हैं। स्टेप अप की स्टोरी सुनते हैं। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर का ये है आपका, ट्रांसफॉर्मर का ये है आपका कोर। किसी ने डाउट पूछा क्या कोर हॉलो होता है? जरूरी नहीं है कि कोर हॉलो होगा, ठीक है। कोर हॉलो होना जरूरी नहीं है, सॉलिड भी हो सकता है, ठीक है। ये है आपका कॉइल, ठीक है, और ये है आपका सेकेंडरी कॉइल। समझो प्राइमरी साइड में आपने 12 वोल्ट लगाया, सेकेंडरी साइड में उम्मीद के हिसाब से अगर सोचोगे तो अगर आप कॉमन सेंस भी लगाओगे तो प्राइमरी साइड में जितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं और सेकेंडरी साइड में नंबर ऑफ टर्न्स में फर्क दिख रहा है। प्राइमरी साइड में नंबर ऑफ टर्न्स कम दिख रहे हैं, सेकेंडरी साइड में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा दिख रहे हैं। इसका मतलब जितना फ्लक्स प्राइमरी साइड में पैदा होगा टोटल फ्लक्स, वो कम होगा सेकेंडरी साइड में पैदा होने वाले फ्लक्स के मुकाबले। यानी कि सेकेंडरी साइड में फ्लक्स ज्यादा होगा तो जितना ईएमएफ प्राइमरी साइड का होगा सेकेंडरी साइड में उससे ज्यादा ईएमएफ पैदा होगा। क्यों ना एक एग्जांपल लेके बात किया जाए। समझो प्राइमरी साइड में नंबर ऑफ टर्न्स 10 है, सेकेंडरी साइड में नंबर ऑफ टर्न्स 20 है। प्राइमरी साइड का फ्लक्स 10 वेबर है, तो टोटल फ्लक्स कितना हुआ प्राइमरी साइड में? एनपी 5p, यानी कि 100 वेबर। अब प्राइमरी साइड का जो फ्लक्स था वो जाके पहुंचेगा सेकेंडरी साइड में, तो फाइएस कितना हुआ? 10 वेबर बराबर। पर सेकेंडरी साइड में टोटल फ्लक्स कितना आएगा?
200 वेबर। ये जादू कैसे हो गया? ये जादू हुआ सेकेंडरी साइड के नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने से। और अगर 200 वेबर का फ्लक्स वहां पहुंच रहा है तो ईएमएफ तो यार प्राइमरी के मुकाबले ज्यादा ही आएगा ना। क्या कर दिया आपने? आपने कर दिया स्टेप अप, स्टेप अप। कितने लोग को कहानी समझ में आ रही है? कितने लोग को यह समझ में आ रहा है कि पूरा का पूरा गेम, पूरा का पूरा गेम इस बात पे डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ टर्न्स कितने रखते हो? कितने लोग को यह समझ में आ रहा है कि कोर का काम सिर्फ फ्लक्स को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाना है, बस, उससे ज्यादा कोर का कोई काम नहीं। सिर्फ फ्लक्स को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाना है, बस, उससे ज्यादा कुछ काम नहीं है उसका। बराबर? यस, बिल्कुल बना सकते हैं आप, ऐसा छोटा वाला बना सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है, घर पे बैठे बैठे बना सकते हैं। चलिए एक जरा फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं। उस फॉर्मूले का नाम है ट्रांसफॉर्मर रेशियो। फॉर्मूला है ES अपॉन EP इज NS अपॉन NP इज IP अपॉन IS। इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मर रेशियो का फॉर्मूला। ये फॉर्मूला जादू करने वाला फॉर्मूला है। इसमें से आप सिर्फ फिलहाल के लिए इन दोनों को देखें, सिर्फ इन दोनों को देखें। इस फॉर्मूले की मदद से आप ये बता सकते हो कि इनपुट कितना और आउटपुट कितना। एग्जाम्पल के तौर पे सपोज कीजिए इनपुट साइड का, इनपुट मतलब ईपी, ईपी मतलब प्राइमरी साइड का वोल्टेज। ईपी इज वोल्टेज एट प्राइमरी साइड, ES is voltage at secondary side। ठीक है? समझो किसी ने आपको कहा कि EP जो है वो 100 वोल्ट है, NP जो है वो 100 है। किसी ने आपसे कहा सेकेंडरी साइड में 10 नंबर ऑफ टर्न्स है, बताओ सेकेंडरी साइड में कितना EMF मिलेगा। एग्जाम्पल, सबसे पहले आपने ये डेटा देख के ही गेस कर दिया कि दिस इज अ स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। कैसे गेस किया आपने? ये प्राइमरी साइड में टर्न्स ज्यादा है, सेकेंडरी साइड में टर्न्स कम है, स्टेप डाउन हो गया। फॉर्मूला लिखो, EP बाई ES इज NP बाई NS। ठीक है? अब पुट कर दो, ES बराबर कितना आएगा? NP बाई NS इंटू ES बराबर कितना है बाई NP? 100। कितना है NS? 10। कितना है ES? EP कितना है? सॉरी EP, सॉरी सॉरी सॉरी, फॉर्मूला गलत हो गया, फॉर्मूला गलत हो गया। ES कितना आएगा? NS बाई NP इंटू EP। अब बराबर है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, बराबर। NS कितना है? 10। NP कितना है? 100। EP कितना है? 100। 100 में 100 कैंसिल हो गया, 10 वोल्ट आपको प्राइमरी साइड में मिलेगा, सेकेंडरी साइड में मिलेगा। इसका मतलब अगर प्राइमरी साइड में 100 वोल्ट लगाया जाए तो सेकेंडरी साइड में सिर्फ 10 वोल्ट मिलेगा, अगर आपके नंबर ऑफ टर्न्स में इतना फर्क है। हुआ कि नहीं हुआ स्टेप डाउन? हुआ कि नहीं हुआ स्टेप डाउन?
बात आ रही है समझ में? ट्रांसफॉर्मर रेशियो, ये फॉर्मूला आपको इस बारे में जानकारी दे सकता है कि अगर प्राइमरी साइड में इतने टर्न है, सेकेंडरी साइड में इतने टर्न है, स्टेप अप के लिए भी यही फॉर्मूला है, स्टेप अप स्टेप डाउन सबके लिए यही फॉर्मूला है। सपोज करो और एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। सपोज कीजिए कि नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी साइड में 10 है, नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी साइड में 100 है। प्राइमरी साइड में आप 1 वोल्ट लगाते हो, बताओ सेकेंडरी साइड में आपको कितना वोल्टेज मिलेगा? लगा लो भाई फॉर्मूला, EP by ES is NP by NS. What will be ES? NS by NP into EP. पुट करो भाई, NS कितना है 100, NP कितना है 10, EP कितना है 1, कैंसल आउट करो। कितना मिला? मिला 1 वोल्ट लगाया था प्राइमरी साइड में, 1 वोल्ट लगाया था, सेकेंडरी साइड में 10 वोल्ट मिला, 10 वोल्ट। तुम्हें लॉजिक समझ में आ रहा है? तुम्हें लॉजिक समझ में आया? जितना गुना प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल की चीजें होती हैं, जैसे कि प्राइमरी कॉइल में अगर इंटू 10 करोगे तो उतने नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी के पास है, तो आंसर भी तुम्हारा इंटू 10 ही आएगा। 1 इंटू 10, 10 वोल्ट आंसर आएगा। जितना गुना प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल के बीच में है उतना ही गुना ईएमएफ में भी आएगा। अरे किसी को बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ये फॉर्मूला प्राइमरी हो या सेकेंडरी हो, प्राइमरी या सेकेंडरी बोल रहा हूं, स्टेप अप हो या स्टेप डाउन हो, कहीं पे भी लगाओ ये फॉर्मूला काम आएगा। यही फॉर्मूले की मदद से करंट भी निकाल सकते हो, कोई पंगा नहीं है। इसको बोला जाता है ट्रांसफॉर्मर रेशियो। बोलो बोलो बोलो, कितने लोगों के दिमाग में ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है? पक्का समझ में आ गया है? बढ़िया। सो क्लास, म्यूचुअल इंडक्शन इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि म्यूचुअल इंडक्टेंस से बनता है ट्रांसफॉर्मर, और ट्रांसफॉर्मर आपकी जिंदगी का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है, क्योंकि आपको जितना वोल्टेज सप्लाई किया जाता है आपको उतने वोल्टेज की या तो जरूरत हो सकती है, या तो उससे कम की जरूरत हो सकती है, या तो उससे ज्यादा की जरूरत हो सकती है। कम और ज्यादा इस चीज की रिक्वायरमेंट का फुलफिलमेंट आपका ट्रांसफॉर्मर करता है। इनपुट साइड में कोई भी बंदा हो सकता है, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से आने वाला वोल्टेज इनपुट साइड में लगा दो और एक वायर निकाल के आपके घर पे लगा दो, तो अगर आपका इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट 1000 वोल्ट भेजता है तो नंबर ऑफ टर्न के हिसाब से आपके घर पे जितना वोल्टेज चाहिए उतना आप ले सकते हो। तो ट्रांसफॉर्मर जैसी चीज बहुत सारे सोसाइटी लोग मिलके लगाते हैं। ऐसा नहीं होगा कि आपकी सोसाइटी का एक अकेला ट्रांसफॉर्मर हो, एक पर्टिकुलर एरिया का एक ट्रांसफॉर्मर लगाते हैं। वो इतना पावरफुल होता है कि वो आने वाले 10,000 वोल्ट्स को 240 वोल्ट्स में कन्वर्ट करके सब जगह पे हम ट्रांसफर कर देते हैं। पर आपके घर में, जैसे अभी मैंने आपको मोबाइल का लैपटॉप चार्जिंग करने का मैंने उपाय बताया आपको, जिसमें हम स्टेप अप कर रहे थे, तो ऐसे छोटे छोटे ट्रांसफॉर्मर तो आप रेगुलर लाइफ में यूज कर ही रहे हो। पर पूरा खेल कहां बदल रहा है? पूरा खेल बदल रहा है नंबर ऑफ टर्न्स में, और खाली ये फॉर्मूला आपने याद रखना है ट्रांसफॉर्मर रेशियो का। बस इतना एक फॉर्मूला आपको ट्रांसफॉर्मर के लिए याद रखना है।
और कुछ भी नहीं है ट्रांसफॉर्मर के अंदर। दो एग्जाम्पल्स मैंने आपके सामने रखे कि समझो स्टेप डाउन का एक एग्जाम्पल मैंने आपके सामने रखा और स्टेप अप का भी एग्जाम्पल मैंने अभी आपके सामने रखा। 1 वोल्ट को 10 वोल्ट में कन्वर्ट कर दिया। इज इट डन? हाँ या ना? पक्का डन है? किसी को डाउट पूछना है ट्रांसफॉर्मर के अंदर? ठीक है, तो आप मेरी बात बिल्कुल ध्यान से समझना। ईएमआई इस चैप्टर का थ्योरी समाप्त। ठीक है, बचता है क्या? न्यूमेरिकल। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं। ठीक है, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं। ठीक है, खुशी का डाउट है कि सर आईपी में उल्टा कैसे आया? ऊपर ES बाई ईपी है, यहाँ पे NS बाई NP है, तो यहाँ पे IP बाई IS कैसे लिखा आपने? बराबर है। खुशी, अगर आप ओम्स लॉ देखेंगे तो ओम्स लॉ में आपको ये पता होना चाहिए कि वोल्टेज, और अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इफ यू क्रॉस मल्टीप्लाई दिस, राइट, सो अगर आपने ऐसा लिखा ES बाई ईपी इज IP बाई IS, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ES बाई IS will give you EP by IP. So this is the Ohm's law, right? Voltage into current, voltage into current. इसलिए फॉर्मूला ऐसा बनता है। ठीक है, इस चीज को बोला जाता है इनपुट का पावर, इस चीज को बोला जाता है आउटपुट का पावर। इन सब चीजों का ट्रांसफॉर्मर में इतना कुछ इंपॉर्टेंस नहीं है, सिर्फ ये बात का इंपॉर्टेंस है कि ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। पर अभी आपने पूछा इसलिए मैंने आपको बताया कि आपने देखा ही होगा E इंटू एस, वोल्टेज इंटू करंट इज ओम्स लॉ। तो यहां से अगर आप ऐसा करते हो तो ये इस तरह से बन जाता है। इज इट क्लियर खुशी? ओके, मैं आपसे ये डिस्कशन कर रहा था क्लास कि अभी ईएमआई चैप्टर की समाप्ति हो चुकी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, दूसरी बात, मुझे ये लेक्चर रखना है, कब रखूं प्लीज बता दो, क्योंकि जब भी हम डाउट लेक्चर रखते हैं बहुत सारे लोग मैसेज करके बोलते हैं अरे सर पढ़ाई नहीं हुआ है, अभी डाउट लेक्चर क्यों रखा, बाद में रखना चाहिए था, ऐसा करना चाहिए था, वैसा करना चाहिए था। ठीक है, मैंने साफ साफ आप लोग को बोला था अभी तक से जो पढ़ाया है उसके ऊपर डाउट लेक्चर है, पूरे फिजिक्स के ऊपर डाउट लेक्चर नहीं है, अभी तक से जो पढ़ाया उसके ऊपर डाउट लेक्चर है। तो अभी तक से जो पढ़ाया क्या आपने वो अभी तक से पढ़ा ही नहीं, एग्जाम आने में अभी कुछ महीने बाकी हैं। ठीक है, तो डाउट लेक्चर कब रखना है प्लीज उसका इंफॉर्मेशन दीजिए। प्लस नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं, तो अगर ईएमआई चैप्टर में भी कोई डाउट है तो न्यूमेरिकल के पहले आप मुझसे पूछ सकते हैं। इज इट क्लियर? नेक्स्ट संडे रखो, टेस्ट सीरीज 25 फरवरी से स्टार्ट हो रही है, 25 फरवरी टू आई थिंक 4 मार्च। हो सकता है दो पेपर भी हो सकते हैं, हो सकता है एक थ्योरेटिकल पेपर, एक एमसीक्यू पेपर भी हो सकता है। उसके बारे में मैं आपको 15 फरवरी तक अपडेट दूंगा, 15 या 20 फरवरी तक मैं आपको अपडेट दूंगा। हो सकता है एमसीक्यू प्लस थ्योरी भी हो, दोनों टाइप का, क्योंकि थ्योरी एग्जाम्स अभी लेना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि आपका फाइनल एग्जाम थ्योरी ही होने वाला है, एमसीक्यू तो होने वाला नहीं है। तो अब हमें थ्योरी के ऊपर जाना पड़ेगा ना। पिछला एग्जाम हमने एमसीक्यू टाइप लेके निपटाया गूगल फॉर्म में,
क्योंकि हमें उस वक्त पता ही नहीं था कि एग्जाम्स कैसे होंगे। अब तो पता है ना कि आपका रिटन पेपर होने वाला है, कि अभी भी एमसीक्यू होने वाला है, रिटन पेपर होने वाला है ना। यस। सो इस बारे में अपडेट आएगा। अगर आप चाहते हैं तो 25 फरवरी को आपका एग्जाम है, इसके पहले भी एक और डाउट लेक्चर रख सकते हैं, पर अभी एक डाउट लेक्चर रखते हैं। 25 फरवरी जब पेपर है उसके पहले भी डाउट लेक्चर रखते हैं, 2 डाउट लेक्चर रखते हैं ना, 2 डाउट लेक्चर्स रखते हैं। अभी एक करते हैं और आपके इसके पहले और एक रख लेते हैं, कोई क्या फर्क पड़ता है हमें। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो वील ट्राई टू कीप अ डाउट लेक्चर दिस संडे और द नेक्स्ट संडे, जैसे भी ठीक लगे मैं आपको बता दूंगा। पढ़ाई करो, कोई डाउट आएंगे तो नेक्स्ट लेक्चर में मेरे को पूछो। नेक्स्ट लेक्चर में हम ईएमआई के सारे न्यूमेरिकल्स निपटाएंगे और उसके बाद हम लोग एसी चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? चलो बाय, टाटा बाय बाय।